अब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत अलग तरीके के लिए प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा। में अगर बेस ही इतना ज्यादा खराब कर दिया जाएगा, अगर आई डोंट थिंक एनटीए इज रियली कंसर्न अबाउट दैट पार्ट। बहुत बड़ा गैप क्रिएट करा जा रहा है। एनटीए एक तरफ ये चाहता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स रटें। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुस्कान। तो इस वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव बताने वाली हूँ, मुझे क्या लगता है और एनटीए ने क्या इस बार अलग चीज करी है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो मेरा एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस के लिए। मेरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था। इस तरीके के क्वेश्चंस इस बार एनटीए ने पूछे हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो बड़ा ही फैक्चुअल एग्जाम रहा, जिसमें जो है क्वेश्चंस इन्होंने इस बार बहुत ज्यादा ऐसे पूछे हैं कि मतलब रटने वाले हैं काफी चीजें। जैसे डेट्स पूछी हैं, और डेट्स में भी अगर ऑप्शंस दिए हैं ना तो ऐसे दिए हैं कि जो ईयर है वो तो 3 ऑप्शन में एक जैसा ही है। इवन मंथ भी लिखा हुआ है कि मान लो किसी में अगर 1916 है, 1916 है, तो 3 ऑप्शन में 1916 है, उसके आगे उसका मंथ भी है, किसी में मई है, किसी में जून है, किसी में सितंबर है, फिर उसके आगे डेट भी है। तो मतलब इतना ज्यादा फैक्ट्स को यहाँ पे इन्होंने इस बार कोशिश की है कि बच्चों से पूछा जाए। और मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर ये इस एग्जाम के थ्रू बेसिकली देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना ज्यादा रिसर्च के बारे में जानते हैं, उनकी जो एलिजिबिलिटी, वो एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है कि वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक नेट की एलिजिबिलिटी है, उनको एक एग्जाम क्लियर करा हुआ होना चाहिए। जिन लोगों को पीएचडी करनी है फर्दर, जिनको रिसर्च करनी है और जिनको इन डेप्थ स्टडी करनी है, उनके लिए फैक्ट्स का कितना ज्यादा इस्तेमाल एक्चुअल में होगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो लोग अगर जेआरएफ भी करते हैं तो क्या वो कैंडिडेट जेआरएफ निकालने वाले हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रट सकते हैं चीजों को? तो एक ये बहुत बड़ा इस बार क्वेश्चन रहा। जो कैंडिडेट बहुत लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लगा है कि किस तरीके का इस बार यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन जो है बनाया है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो इस तरीके का रहा है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाओ चीजों को, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, और इवेंट्स पूछ लिए गए हैं, कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ। तो पहले भी आते थे इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन प्रेसिडेंट की टेन्योर में और उसके अलावा और भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं जहां पर सावरकर जो है उनकी लाइफ के इवेंट्स के बारे में है, तो इनको सीक्वेंस में आपको लगाना है। उसके अलावा जो एक असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन का आपसे पहले भी कुछ बार जो एनटीए के प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं नेट के पॉलिटिकल साइंस के, आपसे पहले असर्शन रीजन आता था। क्रोनोलॉजी के भी एक दो क्वेश्चन आते रहे हैं, इस बार भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन थे। लेकिन अगर मैं बात करूं जो एक मास्टर स्टूडेंट होता है उसके पर्सपेक्टिव से, कि जैसे हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं और हम अगर अब से पिछले 4-5 सालों के पेपर्स को उठा के देखें, तो वहां पर जिस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चंस बनते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं, डब्ल्यूपीटी से क्वेश्चन बनते हैं, तो जिस तरीके के क्वेश्चन जो है एक्चुअल में बनने चाहिए, अगर हम इंडियन पॉलिटी की भी बात करें, जिस तरीके से वहां पे क्वेश्चन बनने चाहिए, वो जो एक गैप है ना, वो इस बार बहुत ज्यादा विजिबल रहा उस क्वेश्चन पेपर में। बिल्कुल अथाह मचा दी एनटीए ने इस बार कि कितना ज्यादा आप चीजों को रट पाओगे और उतना ही फिर आप उस एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो वहां पे इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट मैथ्स था नहीं, क्योंकि एक बहुत ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि भाई मैथ बहुत ज्यादा हार्ड आता है, पेपर 1 बहुत ज्यादा टफ हो गया है। तो मुझे इतना ज्यादा टफ नहीं लगा। यहाँ पर इन्होंने हमें कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछे, उनके आंसर ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, और ना ही उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ रही है, तो वो थोड़ा पार्ट ओके था। लेकिन जो पेपर नंबर 2 है विच इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और मेरा वो पॉलिटिकल साइंस रहा, तो उसमें ये एक जो फैक्ट वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा था। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बेसिकली ज्यादा थे, क्रोनोलॉजी, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा थे, ईयर के क्वेश्चन ज्यादा थे। और अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो वहां पे जिस तरीके से रहा है, अब से पहले भी ऐसा होता था कि ऑर्गेनाइजेशन दे दिया और उनके ईयर से आपको उनको मैच करना है, तो उस तरीके के भी 1-2 क्वेश्चन आए। पूरे पेपर को एक कंक्लूजन के फॉर्म में समझा जाए तो वो बहुत ज्यादा उस वाले तरफ
था कि भाई यार रटो और तभी आप कर सकते हो। जो एक एप्लीकेशन बेस्ड होता है, या जिस तरीके से आपसे पहले कुछ सालों पहले तक क्वेश्चंस आते थे कि आपको चीजें समझी हुई होनी चाहिए, आपको पूरा थ्योरीज के बारे में पता हुआ होना चाहिए, या मान लो जस्टिस है उसके ऊपर डिफरेंट थिंकर्स के क्या व्यूज हैं, पॉलिटिकल थ्योरी हो, चाहे पॉलिटिकल थॉट हो, या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हो। उसके अलावा अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की जाए तो वो जो एक होता है ना कि भाई आप मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, या पीएचडी करोगे जेआरएफ के साथ या बिना भी जेआरएफ के, तो वहां पर जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग एक कैंडिडेट को चाहिए होती है एक्चुअल में, वो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करा जा रहा है। एनटीए एक तरफ ये चाहता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स रटें, बट ऑन द अदर हैंड जब असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो वहां पर किस तरीके से जो है कैंडिडेट से थ्योरी बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को पूछा जाता है, तो वो एक मतलब एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब उन्हें एक तरफ में रट्टोफाई वाला पार्ट करना है, दूसरी तरफ में उन्हें एप्लीकेशन वाला पार्ट करना है, और प्लस दे ऑल्सो वांट कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स बने या जो बच्चे पीएचडी करते हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए, वो रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो ऐसे में अगर बेस ही इतना ज्यादा खराब कर दिया जाएगा, अगर एलिजिबिलिटी वाला जो पार्ट है जहां पर स्टूडेंट जो है उस एग्जाम को दे के फिर आगे चीजें अपनी फर्दर करते हैं, पीएचडी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर बने, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। केवल मेरा जो बैच था अभी जो मेरा एग्जाम हुआ है उसको तो अब थोड़ा साइड ही रख देते हैं। अब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत अलग तरीके के लिए प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा कि जितना ज्यादा फैक्ट्स रट सकते हैं, शायद अब एनटीए वही चाहता है आपसे। फिर आगे जो फर्दर रिसर्च में आपको कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करने होते हैं वो आप किस तरीके से कर पाओगे। आई डोंट थिंक एनटीए इज रियली कंसर्न अबाउट दैट पार्ट। तो पता नहीं हमारा जो कंट्री का रिसर्च है वो फिर किस डायरेक्शन में जा पाएगा, विच इज द बिग क्वेश्चन। अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो बड़ा मुश्किल है इस बार कहना कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे रियली वेल और पूरा अपने कॉन्सेप्ट वगैरह को, इन सब चीजों को आपने अच्छे से गो थ्रू किया था, बट एट द एंड यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन पेपर विच इज कम्प्लीटली फैक्चुअल, तो बड़ा मुश्किल है बोल पाना। और अब से पहले भी कैंडिडेट्स ऐसा बोल रहे हैं जिनके पिछली बार अब से ज्यादा मार्क्स आए थे, उनको लगता है कि वो इस बार ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि पेपर बड़ा ही वेग एक तरीके से था। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जो अब से पहले भी आते थे और वो अब भी आए हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो फैक्ट वाला है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कैंडिडेट्स के लिए। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। वी विल हैव टू वेट फॉर द एनटीए टू राउंड्स रिगार्डिंग दैट. And if you have any doubt about the same, you can mention that in the comment section. Give this video a thumbs up if the video was helpful. Please subscribe to my channel. Thank you so much.